ओके, तो अगेन आज का टॉपिक रहेगा टॉर्क। टॉर्क के दो फॉर्मूले अभी तक हम घुमा फिरा के डिस्कस कर चुके हैं, आर क्रॉस एफ या आई अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। एनीवन, आर कौन सा वेक्टर है सर्कुलर मोशन में? रेडियल। एफ कौन सा वेक्टर है? टेंजेंशियल। तो रेडियल क्रॉस टेंजेंशियल एक्सियल वेरिएबल होगा। ये आपको ऑलरेडी पता है। अल्फा कौन सा वेरिएबल है? एक्सियल। सो टॉर्क इज एन एक्सियल वेरिएबल, ये एक्सिस की तरफ होता है। ओके, ये बातें याद रह जाएंगी। एक बार हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मान लो आपके पास ये एक रॉड है, आपने इस रॉड को यहां से पिवट कर दिया, यहां से पकड़ लिया। तो मैं इस रॉड पे जब फोर्स लगाऊंगा तो ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट घूमेगी। तो ये हमारी क्या हो गई? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और मान लो मैंने फोर्स लगा दी यहाँ पे, और ये है हमारा क्या? कार्टेशियन प्लेन। तो आपके पास सबसे पहले ये वाला क्या होगा? दिस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये लोकेशन होगी पॉइंट ऑफ रोटेशन की। एंड दिस वन will be the point where force is applied. So what is R? Anyone? R cross F में R क्या होता है बताइए जल्दी से। ठीक, इस फिगर में R कौन दिखा रहा है? ठीक, तो इस फिगर में ये R है। सो R इज किस पॉइंट पे फोर्स लग रही है? माइनस किस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता हो। आई क्रॉस जे, आई लिया, जे लिया, के लिया, फिर आई होप याद हो, थोड़ा सा याद रह जाएगी ये बात। नेक्स्ट, टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा, या हम इसे जनरली कह देते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे यूनिट टॉर्क की, फोर्स इनटू डिस्टेंस यूनिट मीटर। इसकी यूनिट को जूल कहना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जूल हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं, लेकिन आपको कई केसेस में इसकी यूनिट जूल मिल जाएगी। एग्जैक्टली गलत नहीं है, लेकिन न्यूटन मीटर विल बी अ बेटर चॉइस फॉर टॉर्क। याद रह जाएगा। ओके, अब एग्जांपल देखिए। हमने क्या किया? एक प्रोजेक्टाइल फायर कर दिया, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके गिरा। मान लो किसी इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल यहां है, और मैंने कह दिया इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बतानी है। तो एनीवन, फॉर्मूला टॉर्क का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है हाईएस्ट पॉइंट पे? हाईएस्ट पॉइंट पे फोर्स हो गई mg। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं। तो अगर कभी तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना मिले तो तुम्हें क्या करना है? वेक्टर को एक्सटेंड करना है। वेक्टर को एक्सटेंड किया, अब वेक्टर पे परपेंडिकुलर डाला, दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज r/2। तो टॉर्क कितनी होगी बताइए? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारी टॉर्क होगी मैग्नीट्यूड वाइज। याद रह जाएगा। ओके, आइए वापस। नेक्स्ट आपके पास क्या है? यहां पे टॉर्क एफ आर परपेंडिकुलर। अगर मैं कह दूं टॉर्क 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक, टॉर्क किस किस केस में 0 हो सकती है? तो टॉर्क के दोनों फॉर्मूले से देख लो। एक फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, ठीक, एक फॉर्मूला ये वाला। अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो इफ आर is parallel or anti-parallel to F, then torque is 0। अगर R और F पैरेलल एंटी पैरेलल हो जाएं तो उस केस में टॉर्क 0 होती है। इस वाले से देखें तो if force passes through point of rotation or parallel to axis, then torque is 0। इन दो केसेस में टॉर्क 0 होती है। कोई कॉपी देना एक्स्ट्रा, कोई भी एक्स्ट्रा दूसरी मिल जाएगी। तुम्हारे मोबाइल की लाइट ऑन है? ओके, हाँ तो बच्चों करें स्टार्ट। देखिए,
फिजिक्स वालों का फेवरेट टॉपिक दरवाजा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक गेट हो गया। मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ इनकी। यू क्यू, लिविंग इन द मोमेंट। आप सब अभी मोमेंट में ही जी रहे हैं, मोमेंटरीली। आइए देखिए, ये हमारे पास एक दरवाजा है। तो दरवाजा जब खुलेगा बंद होगा, तो आई होप सबको आइडिया हो ये क्या है, हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाली लाइन। अब ये एक दरवाजा हो गया, आई होप आपको पता है ये कब ओपन होगा, जब मैं इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊंगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब अगर मैंने फोर्स ऐसे लगा दी ऊपर की तरफ, ऐसे मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, क्या ये दरवाजा रोटेट होगा? उखड़ जाएगा, उसके बाद रोटेट हो सकता है, उससे पहले रोटेट नहीं होगा। तो यहां मेरी फोर्स कैसे है, एक्सिस के पैरेलल। तो अगर फोर्स एक्सिस के पैरेलल हो तो टॉर्क नहीं लगती। दूसरा, मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, दिख रहा है सबको? ऐसे, क्या दरवाजा रोटेट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां जो मेरी फोर्स है वो एक्सिस से पास हो रही है। तो दो केसेस होते हैं, अगर फोर्स एक्सिस से या सेंटर ऑफ रोटेशन से पास हो जाए, या फोर्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो अगेन इसे थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। आइए देखें, आपके पास क्या है, ये गेट हो गया। तो गेट यहां से और यहां से हिंज्ड है। तो 3D में थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर मैंने फोर्स ऐसे लगा दी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये फोर्स क्या हो गई, एक्सिस के पैरेलल। इस फोर्स की टॉर्क कितनी आएगी? 0। अगर फोर्स मैंने ऐसे लगा दी, ठीक है, इस लाइन से पास होने वाली, तो इस फोर्स की टॉर्क भी कितनी आएगी? 0। तो मेरी फोर्स जो होनी चाहिए वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, या परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वही क्या कर सकता है, टॉर्क अप्लाई करवा सकता है। बात आई समझ में? थैंक यू। तो वेक्टर्स में तो आप सीधा कह दो आर एफ पैरेलल है। एनीवन, दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की सेंस में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसे लिखा हुआ मिले तो टॉर्क 0 होगी, बाकी आप क्रॉस प्रोडक्ट से या डायरेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट। कैन आई स्टार्ट? ओके। स्टार्ट करने से पहले मान लो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये सेंटर है, मैंने एक बॉडी पे फोर्स लगाई। सोच समझ के बताना, ये फोर्स अगर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, आइए, आने के लिए थैंक यू बच्चे, बस 22 मिनट लेट हो। ओके, अगर मैंने यहां पे फोर्स लगाई, तो ये फोर्स एक टॉर्क क्रिएट करेगी। एनीवन, वो टॉर्क कैसी होगी, क्लॉक या एंटी क्लॉक? सोच समझ के आंसर देना। क्लॉक, एंटी क्लॉक? किसी को ना याद हो तो ये वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है और ये काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होती है। बताइए कैसी टॉर्क होगी? तो अगर आपके दिमाग में इमेज नहीं बनती है तो एक काम करो, फोर्स को पकड़ के सेंटर के अबाउट घुमा दो। तो ये फोर्स है, मैंने इसे पकड़ा, क्या फोर्स ऐसे रोटेट करवाएगी? सेंटर ये है, सेंटर के अबाउट रोटेट होना पड़ेगा, तो फोर्स ऐसे रोटेट करवाएगी। कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। ठीक, तो इस फोर्स की टॉर्क क्लॉकवाइज है। यहां पे आइए, मैंने फोर्स ऐसे लगा दी, तो इस फोर्स को पकड़ के सेंटर के अबाउट घुमाओ, अगेन क्लॉकवाइज। बात आई समझ में? ऐसे हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। तो आपको जस्ट क्या करना है, फोर्स को पकड़ के सेंटर के अबाउट, जिस भी पॉइंट के रोटेशन मान रहे हो उसके अबाउट घुमा दो, आपकी बात बन जाएगी। आपको क्लॉक, एंटी क्लॉक टॉर्क मिल जाएंगे। तो जैसे हम फोर्स में करते थे, लेफ्ट की फोर्स अगर नेगेटिव ले ली तो राइट की फोर्स पॉजिटिव, वैसे ही टॉर्क में करेंगे, एक डायरेक्शन की फोर्स अगर पॉजिटिव मानी है तो अपोजिट डायरेक्शन की नेगेटिव मानेंगे। कैन स्टार्ट? द नेक्स्ट टर्म इज इक्विलिब्रियम। आई होप थोड़ा सा आपको आइडिया हो। इस टॉपिक में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, नेट टॉर्क 0। पिछले टॉपिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब था नेट फोर्स 0। तो यहाँ पे हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल की नहीं। ठीक है, आ जाओ। इसमें सबसे एक क्लासिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मैं उसी को डिस्कस कर देता हूँ। आपके पास क्या है, ये एक वॉल है और ये एक फ्लोर हो गया। ठीक, वॉल हम जनरली स्मूथ लेंगे, रफ होगी तो अपने आप हैंडल कर लेना, और ये फ्लोर जो है ये रफ है। आपने क्या किया, इस पे एक सीढ़ी लगा दी, स्टेयर। ठीक है, लाइट जैसे ऊपर कोई बल्ब वगैरह चेंज करना था, कोने से मम्मी ने कहा दिवाली में
जाले साफ कर दे, वो वाले स्टंट पुल करने हैं, तो थोड़ा सा छत के ऊपर चढ़ना पड़ गया और तुम्हें स्टेयर लगानी पड़ गई। अब इस स्टेयर पे एक बार फोर्सेस दिखाओ प्लीज, फोर्सेस। तो यहां पे कांटेक्ट में है, यहां नॉर्मल आएगा, ठीक, लेट जस्ट कॉल इट n1। यहां कांटेक्ट में है, यहां भी नॉर्मल आएगा, ठीक, n2। कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी को? और फोर्सेस, फ्रिक्शन। अब अगर तुम्हें याद हो तो जब भी कोई ऊपर चढ़ता है तुम हमेशा इसे इस सेंस में धक्का मारते हो, क्योंकि अगर सीढ़ी फिसल के गिरेगी तो नीचे फिसल के गिरेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की टेंडेंसी ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इसे अपोजिट डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा। अब कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक। जब तक ना बोला जाए रॉड बस स्लिप होने वाली है, कोई ऐसी चीज, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लेके चलना है। और ये वाला एंगल तुम्हें दिया होगा, ये लेंथ वगैरह दी होगी, नहीं दे रखी तो तुम निकाल सकते हो, लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो भी है यहाँ पे डेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को? और कौन सी फोर्स होगी? mg। यहाँ पे अगर कुछ नहीं बता रखा तो यूनिफॉर्म रॉड है, रॉड के सेंटर ऑफ मास पे, मिड पॉइंट पे हम क्या लेंगे? वेट लेंगे। किसी केस में बोल देता है 2/3 पे है, 1/3 पे है, वो तुम्हें अपने आप सोचना होगा। कोई फोर्स मिस हुई? एनीवन? नहीं मिस हुई। करें स्टार्ट। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्या ये सिस्टम इधर उधर मूव हो रहा है? नहीं। तो कौन सा इक्विलिब्रियम है यहाँ? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल? दोनों। ये रॉड ना तो एक्सेलरेट कर रही है ना रोटेट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, दोनों केसेस है। आ जाओ, सबसे पहले नेट फोर्स जीरो करते हैं, हेल्प करवाओ। नेट फोर्स जीरो करो एक्स एक्सिस में। एक्स में कौन कौन सी फोर्स दिख रही है? एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन, दो ही फोर्स हैं, ये इक्वल होंगे। दैट विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। हाँ भाई, सेकंड इक्वेशन, नेट फोर्स m में y में लगा दो। y में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ऊपर क्या है? n1, नीचे क्या है? w। दिस विल बी आवर सेकंड इक्वेशन। कितने वेरिएबल हैं? 3। वेट हमें पता होगा, थीटा भी हमें पता होगा, हमें दोनों नॉर्मल और फ्रिक्शन नहीं पता। एक इक्वेशन और चाहिए। हाँ भाई, क्या मैं कह सकता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल? एग्री कर रहे हो सच में? जब तक ना बोला जाए तब तक तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे मान सकते हो? मैंने तुम्हें बस ये बोल दिया एक रॉड रेस्ट में है, ये थोड़ी ना बोला जस्ट स्लिप होने वाली है। म्यू इनटू नॉर्मल किस फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है? काइनेटिक का या लिमिटिंग का? स्टैटिक का फॉर्मूला नहीं होता। स्टैटिक का फॉर्मूला क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ ड्राइविंग फोर्स n2। तो ये इक्वेशन जब यूज करनी है जब क्वेश्चन में बोला रॉड बस स्लिप होने वाली है, तब यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ रखा है, फाइंड द रिएक्शन फोर्स बाय फ्लोर। फ्लोर रॉड पे, स्टेयर पे कितनी फोर्स लगा रहा है? एनीवन? कितनी फोर्स लगा रहा है? बोलो बालकों। कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। तो n1 स्क्वायर प्लस fs स्क्वायर। कई बच्चे बस नॉर्मल रिएक्शन निकाल के दे देते हैं। नॉर्मल फ्रिक्शन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स के कंपोनेंट हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेना, रिएक्शन पूछा है या नॉर्मल रिएक्शन पूछा है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स पूछी है और बच्चे उसे निकालते नहीं है। अब मैं कितनी मेहनत कर लूं, मेरे पास 3 वेरिएबल हैं, एक फ्रिक्शन, 2 नॉर्मल, और मुझे 3 इक्वेशन चाहिए। मैं 2 ही बना पा रहा हूं, एक इक्वेशन और चाहिए। वो इक्वेशन कहां से आएगी? टॉर्क से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट टॉर्क जीरो करना पड़ेगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मैं किसी भी पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन मान सकता हूं, किसी को भी, ठीक। अगर सच में रोटेट कर रहा होता तो मुझे लेना ही पड़ता। अब यहां पे वापस आओ, देखो हमेशा ऐसे पॉइंट को, ठीक है, लो पॉइंट ऑफ रोटेशन जहां से मैक्सिमम फोर्सेस पास करती हैं, या जहां से वो फोर्सेस पास करती हों जिनकी हमें नीड नहीं है। तो आइए देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को लूं तो यहां से n1 और फ्रिक्शन, दो फोर्स पास हो रही है। अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन से फोर्स पास हो जाए तो उनकी टॉर्क जीरो होती है। तो कितनी फोर्स बची? अब वेट और n2, ये 2 फोर्सेस बची। हाँ भाई, तो नेट टॉर्क जीरो। तो बताओ वेट किस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा?
क्लॉक एंटी क्लॉक, वेट को पकड़ के घुमा दो, क्लॉक नॉर्मल कैसी फोर्स लगाएगा, देखा। तो दो टॉर्क हैं, नॉर्मल की और वेट की, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड रखते हैं। हाँ बेटा, आदित्य विकास में टॉपिक्स में आए, आदित्य विकास 11th क्लास में टॉपिक्स में आए। आई थिंक आज तक पेन आर्म्स करवाना चाहिए था। ओके, टॉर्क बताइए, फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितनी है n2, फोर्स का डिस्टेंस कितना है l, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहां से एक वो डाल दो परपेंडिकुलर। अब आई होप मैथ अच्छा हो, ये डिस्टेंस l है, ये एंगल थीटा होगा, बताओ l sin थीटा, ये नॉर्मल हो गया, इज इक्वल टू वेट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स वेट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है l/2, ये चाहिए हमें l/2 cos थीटा। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, हैंडल कर सकते हो ना। तो टॉर्क को हम इस तरीके से हैंडल करते हैं, ओके। कुछ डेफिनेशंस लिखो प्लीज जल्दी जल्दी। ओके, आइए देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास, ये डेफिनेशन। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, डेफिनेशन लिखिए इसकी, द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क ऑफ any external force, torque of any external force is 0. अब लेट जस्ट से तुमने कभी पेन फाइट के लिए ध्यान दिया होगा, ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, ये पेन ग्राउंड पे रखा है या बेंच पे रखा है, जैसे भी कर रहे हो, तो तुम एक काम करो, इस पेन के इस पॉइंट पे फोर्स लगाओ, इस पेन का मोशन कैसा होगा, ठीक, तो तुम इस पे फोर्स लगाओगे, तो फोर्स लगाओगे तो एक तो ये आगे चलेगा और एक ये इस साइड से घूम जाएगा, दिख रहा है। तो अगर ये रेस्ट में था और रोटेट कर रहा है तो इस पे टॉर्क लग रही है, सेम इस साइड फोर्स लगाओगे तो भी ये इंपैक्ट देखोगे। अब व्हाट इफ मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा दूं, ये पेन है, एग्जैक्टली इसके मिड में फोर्स लगा दूं, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ ट्रांसलेट करेगा, इसकी रोटेशन नहीं होगी। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की टॉर्क क्या हो, 0 हो, उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG, एनी आइडिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पहले इसकी कॉमन सेंस वाली डेफिनेशन लिखो, अ पॉइंट where all the weight of a body can be assumed to be concentrated लिखा, एक ऐसा पॉइंट जिस पे एक बॉडी का सारा वेट हम मान सकते हैं। तो देखो, ये एक बॉडी है, मैं क्या मान सकता हूं, इसका सारा मास यहां है, तो ये क्या हो गया पॉइंट, सेंटर ऑफ मास। ये एक बॉडी है, मैं मान सकता हूं इसका सारा mg यहां एक्ट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे सारा mg एक्ट कर रहा है उसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ
ग्रेविटी। ठीक, क्या दोनों चीजें सेम होती हैं? आओ देखो, लेट जस्ट से ये हमारे पास अर्थ है और मैंने एक यूनिफॉर्म रोड बना दी, हाइपोथेटिकल रॉड, और ये रॉड बहुत बड़ी है, काइंड ऑफ कसुत्ता बड़ा झंडा गाड़ दिया, ठीक है, या हरियाणवी वाली टर्म लट गाड़ दी, इतने ज्यादा बड़े। अब एनीवन, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मिड पॉइंट पे। ठीक, अब तुमने शायद ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा हो, ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ होती है? सरफेस पे। फिर हम दूर जाएंगे तो ग्रेविटी कम होती रहेगी। क्या मैं कह सकता हूं इस पार्ट में जी की वैल्यू ज्यादा है और इस पार्ट में जी की वैल्यू कम है? तो एम जी कौन से पोर्शन का ज्यादा होगा? इसका एम जी ज्यादा होगा, इसका एम जी कम होगा। तो सारे का सारा वेट यहां कहीं एक्ट करेगा एंड दिस विल बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक ही पॉइंट नहीं होते, अलग अलग हो सकते हैं। बात आ जाएगी समझ? ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जेई में नहीं आए अभी तक, आए हो तो मैं शायद मिस कर गया हूँ। नीट में मैंने देखे हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इनकी डेफिनेशन अलग अलग तरीके से। तो क्लियर, दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंटर ऑफ मास मास को दिखाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एमजी को दिखाती है कि कहां सारा वेट लगेगा। अब इसके बाद वापस आइए, दोबारा देखते हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या होगी टॉर्क में? तो देखो, मेरे पास एक पेन है, मैंने पेन पकड़ लिया, अगर मैं पेन को लूज कर दूं रोटेट करने के लिए, किस डायरेक्शन में रोटेट होगा? कैसे पता चला? दूसरी चीज, अभी भी ये फ्री टू रोटेट है, अब रोटेट क्यों नहीं हो रहा? अब वापस आओ, इसी पेन को मैंने मिड से पकड़ लिया, अब मैं इसे फ्री टू रोटेट छोड़ूं, ठीक है, तो ये रोटेट नहीं हो रहा, जबकि इस केस में ये पेन रोटेट होगा। क्या रीजन है? अगेन टॉर्क ऑफ वेट। ठीक है, आप देखें, आपके पास ये एक बॉडी है, मान लो मैंने यहां से पिवट कर दिया, यहां से ये बॉडी रोटेट कर सकती है, और यहां क्या है? mg, तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया। इस पॉइंट के अबाउट कौन कौन सी फोर्स है? एक फोर्स जिसने इसे खुद हैंडल कर रखा है, आपने उसे पकड़ रखा है ना, तो कोई फोर्स यहां तो लगा रहे हो, और एक फोर्स mg की। कौन सी फोर्स की टॉर्क होगी? mg की टॉर्क होगी ना, mg तो इसे घुमा रहा है। जब ये बॉडी ऐसे वर्टिकल हो जाएगी, अब ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया, यहां क्या हो गया? mg, तो अब mg कहां से पास हो रहा है? पॉइंट ऑफ रोटेशन से, इसलिए इसकी टॉर्क जीरो हो जाएगी। जैसे ये पेन है, तो पेन का mg तुम्हें पता है यहां कहीं होगा और नीचे लग रहा होगा, और फोर्स पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास होगी। अब अगेन ये मेरे पास एक बॉडी है, यहां इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मैंने इसी पॉइंट को पिवट पॉइंट बना दिया, पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो बताओ टॉर्क कितनी होगी? जीरो। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? अ पॉइंट अबाउट विच टॉर्क ऑफ वेट इज जीरो। देखो, CG is a point, center of gravity, CG is a point about which torque of weight, torque of weight is zero. लिखा? नेक्स्ट लिखिए अगली स्टेटमेंट, फॉर अ वेरी स्मॉल बॉडी, for a very small body, CM and CG, CM and CG coincide. देखा? अगर आपके पास कोई बॉडी है और वो बहुत छोटी है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगे। देखो, इससे पहले हमने कई बार कोई ब्लॉक दिखाया, यहां उसका सेंटर ऑफ मास था, यही हमने mg दिखा दिया, हमने कभी अलग अलग नहीं लिए। लेकिन अगर मैं ये फिगर बना दूं कि ये हमारे पास ब्लॉक है, तो आप देख सकते हो ब्लॉक का साइज अर्थ के कंपेरेबल है,
सेंटर ऑफ मास तो वही मिड में होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक, तो व्हाट इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट? किस ऑब्जेक्ट को स्मॉल ऑब्जेक्ट कहेंगे बताइए, फिजिक्स में सारी चीजें रिलेटिव है। इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज मच ग्रेटर देन, बताइए, साइज ऑफ बॉडी, और radius of earth is taken to be infinite, then center of mass and center of gravity coincide. प्रीवियस ईयर में तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर अर्थ के रेडियस को इन्फिनाइट मान लें तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे आएंगे, बॉडी का साइज नेग्लिजिबल हो जाएगा। फिर आउट नेक्स्ट वन, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, करें स्टार्ट। आइए, लेट जस्ट से हमारे पास ये क्या है, मेरी ड्राइंग का मजाक मत उड़ाना, एक पेप्सी की बोतल और आपको इसे खोलना है, समझ गए? एक वो केचप की बोतल्स आती हैं या पेप्सी की वो 10 रुपए 15 रुपए वाली बोतल आती हैं जिन्हें खोला जाता है, कई लोग तो मुंह से खोल देते हैं, मेरे से तो नहीं खोलते, मुझे तो बड़ा डाउट आता है अपने दांतों पे बाकी तुम जानो, लेकिन वो खोलना गलत भी है, ठीक है, वो गलती से लग सकता है स्किन के। इसे कैसे खोलते हैं प्रॉपरली, मेथड क्या है बताइए, जल्दी बताओ, अप्रोच क्या है, कैसे खोलते हैं इसे, कैसे खोलते हुए देखा है किसी को? कैन ओपनर तो नहीं, हाँ शाबाश, बॉटल ओपनर। अब देखो, जो ओपनर है उसकी शेप तो मैं एग्जैक्टली नहीं बना पाऊंगा थैंक्स टू माय ड्राइंग, लेकिन कुछ ऐसे से होते हैं, शार्क का मुंह लग रहा है ये लेकिन कोई बात नहीं, इसे हम कुछ ऐसे ओपन करते हैं, ठीक। तो जब आप इसे घुमाते हो तो एक चीज देखना, इसका ये वाला जो हैंडल होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक, और जहां पे हम इसे फिट करते हैं वो वाला पार्ट जो फिट इसके अंदर जाता है वो बहुत छोटा होता है, कुछ इसी रीजन की वजह से ये क्या होता है, ओपन हो जाता है। जैसे आप रोड पे चल रहे हो, रोड पे एक बड़ा सा पत्थर गिरा हुआ है, आपने थोड़ी सी फिजिक्स लगाई, पत्थर के साइड में एक छोटा पत्थर रखा और एक बड़ी सी मजबूत स्टिक ली, ठीक, तो आपको पता होगा अगर आप स्टिक के इस साइड फोर्स लगाओगे, ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक। तो आप टॉर्क ऐसे लगा रहे हो, वो टॉर्क यहां जाएगी ऐसे लगेगी और ये पत्थर घूम के आगे चला जाएगा, इस टाइप से। ये सारी चीजें किसकी हैं, मैकेनिकल एडवांटेज की। जैसे आपने दरवाजा खोला हो तो दरवाजे पे नोटिस करना हैंडल मैक्सिमम यहाँ होता है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी चीज को ओपन करने के लिए एक मिनिमम टॉर्क चाहिए होती है, मिनिमम, मैक्सिमम तो चाहे सुपरमैन को बुला लो, मिनिमम कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए होगी। जैसे ये दरवाजा है, एक पैदा हुए बच्चे से खुलवा लो, नहीं खोल पाएगा, आई होप खोल भी दे, मुझे नहीं पता, ठीक है लेकिन ह्यूमंस, तुम लोग आराम से एक नॉर्मल उंगली से भी खोल सकते हो गेट्स वगैरह को। तो हमें क्या चाहिए, हमेशा एक मिनिमम टॉर्क की वैल्यू तो चाहिए किसी चीज को ओपन करने के लिए, और वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो फोर्स और डिस्टेंस में क्या रिलेशन हो गया, फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना बड़ा कर दोगे फोर्स उतनी छोटी हो जाएगी। फिट आउट, पता ही समझ, आ जाओ देखो, सबसे पहले लेट जस्ट से घर में ये बोल्ट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो मैं इन बोल्ट्स को खोलना है, तो इनको खोलने के लिए वो कीज आती हैं, क्या बोलते हो इस टाइप की, कुत्ते की हड्डी जैसी दिखती है कार्टून्स वाली, रेंच, पाना, चाबी, की, वटेवर, कुछ नाम है इसके। तो आप नोटिस करना, जब हम इसे रोटेट करवाते हैं तो पॉइंट ऑफ रोटेशन कुछ यहाँ ही होता है, वैसे तो पॉइंट ऑफ रोटेशन यही है, ठीक, तो हम फोर्स लगाते हैं,
जितना टाइट या बड़ा बोल्ट होगा उतना लंबा रेंच चाहिए होगा। जैसे ट्रक के टायर्स बहुत टाइट होते हैं, तो ट्रक के जो रेंच होते हैं उनके पीछे पाइपलाइन लगी होती है, पाइप बड़ी सी, जिससे वो आराम से खुल जाए। ठीक, जितना छोटा रेंच होगा उतनी ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, रीजन है ये। सो वापस आइए, यहाँ पे हमारे पास दो चीज होती है, एक लोड एक एफर्ट। ठीक, लोड कितना उठाना है और एफर्ट क्या है, कितनी फोर्स अप्लाई करनी है। ओके, जैसे वापस से मैं समझाऊं, ये हमारा वही पत्थर हो गया और इस पत्थर को उठाना है, तो मैं यहाँ जो फोर्स लगाऊंगा दिस विल बी कॉल्ड एफर्ट, और जो यहाँ फोर्स घूम के लगेगी दैट विल बी द फोर्स ऑन द लोड। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, एफर्ट आर्म, और ये डिस्टेंस लोड आर्म। तो बताओ मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज एनीवन? वो रेशियो होता है एफर्ट और लोड डिस्टेंस का, या लोड और एफर्ट फोर्स का। आई होप आपको पता हो लोड वाली फोर्स बड़ी होनी चाहिए। अब क्विक क्वेश्चन, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होना चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल टू 1? बताइए, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए कॉमन सेंस बनाने के लिए, हमेशा आपको इससे ज्यादा लोड उठाना है। करें आगे। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम। एल फॉर्मूला मोमेंट ऑफ मोमेंटम, या फॉर्मूला आई ओमेगा। प्लीज कोशिश करना ये वाला फॉर्मूला ट्रांसलेशनल मोशन में यूज करो और ये वाला फॉर्मूला रोटेशनल मोशन में यूज करो। बाकी कोई भी फॉर्मूला तुम कहीं भी लगा सकते हो अगर तुम्हें प्रॉपर डेरिवेशंस आते हैं तो, प्रॉपर रिजल्ट्स पता है तो। ठीक, जैसे देखो हम रोलिंग मोशन पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज रोलिंग मोशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, रोलिंग, रोल करना। जैसे गाड़ी के टायर हैं, कार के टायर्स को ध्यान से देखो, कार अगर चल रही है तो गाड़ी के टायर आगे भी मूव करेंगे और रोटेट भी होंगे, तो वो एक साथ क्या कर रहे हैं, दोनों प्रोसीजर दिखा रहे हैं। ठीक, सो ट्रांसलेट प्लस प्लस रोटेट इज रोल। आओ, यहाँ पे मेरे पास एक टायर हो गया, ये टायर आगे जा रहा है और रोटेट कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम बताओ क्या था ट्रांसलेशन में, एम वी आर। वेलोसिटी हमेशा सेंटर ऑफ मास की लेना। ठीक, तो ट्रांसलेशन में ये, और ये रोटेट भी कर रहा है, तो रोटेशन में आई ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बाकी इस पे जितने न्यूमेरिकल लगाओगे उतना इजीली समझोगे। अब वापस देखो, हाँ तो बच्चों, लेट जस्ट से मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, मैंने फायर कर दिया, प्रोजेक्टाइल ऐसे गए, प्रोजेक्टाइल यहाँ है, स्पीड कितनी होती है इस पॉइंट पे, यू कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी या एम बी आर, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ तो बच्चों, ये मेरे पास एम बी है मोमेंटम, मोमेंटम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कैसे निकालें?
r/2 ये। तो हमेशा क्या करो, वेक्टर को एक्सटेंड करो, वेक्टर को एक्सटेंड किया, अब इस पे परपेंडिकुलर डालो, दिस विल बी r परपेंडिकुलर व्हिच विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट। करें आगे। तो ये एंगुलर मोमेंटम है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला dp बाय dt, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का हकेलो यहां से dl बाय dt। व्हाट इफ मैं कह दूं फोर्स जीरो है, एनीवन फोर्स जीरो है, तो मोमेंटम हम क्या लेते थे, कांस्टेंट। तो वैसे ही अगर मैं यहां कह दूं टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का हम क्या लेंगे, कांस्टेंट। तो एनालॉजी से आप देख सकते हो वही है कंडीशंस। करें स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज एग्जांपल, एक सबसे क्लासिक क्वेश्चन है इसमें, वो क्या है, ये अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, अचानक से क्या हुआ, अर्थ का रेडियस आधा हो गया। तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या है खुद की एक्सिस में 24 आवर्स, अर्थ का टाइम बाद में बताना है, ठीक। तो यहां पे आपने क्या किया, रेडियस चेंज कर दिया, कीपिंग द मास कांस्टेंट। ये हमारी कंडीशंस है। तो एक बॉडी रोटेट कर रही थी, रोटेट करते करते उसका साइज हाफ हो गया, कैसे हाफ हुआ नहीं पता, लेकिन हाफ हो गया। किसी ने कोई फोर्स लगाई, कुछ किया नहीं, तो इस केस में क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, ये बात आपको अपने आप समझनी पड़ेगी। हाँ भाई, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ क्या बेस्ट रहेगा, एमबीआर या आई ओमेगा, आई ओमेगा। ये बॉडी रोटेशन में है, अगर इस पे कोई टॉर्क नहीं लगी तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। आई का फॉर्मूला अर्थ के लिए 2/5 mr², ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t, ये कांस्टेंट हो गया। कौन वेरिएबल है यहाँ, स्टार्ट करते हैं। 2/5 mr², 2π/t, बताइए वेरिएबल कौन है यहाँ, मास सेम है, तो कौन वेरिएबल बचा, r² और t, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो t विल बी प्रोपोर्शनल टू r²। रेडियस अगर हाफ हो गया तो टाइम पीरियड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, t/4 हो जाएगा। तो पहले टाइम पीरियड 24 घंटे था, अब 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बचा, 2 घंटे, है ना। ठीक है, वो तुम अपने आप देख लेना कितना बचा। सेंस तो बना रहा है, नहीं 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 नहीं, गलत लिखा मैंने, ठीक, 4 से 4 गया 1 पे, 21 घंटे। नहीं, ये भी गलत लिखा, नीचे भी तो 1 पे जाएगा, 21/1, फिर ये 1 पे गया, तो यार ये तो बार बार चलता रहेगा, कोई बात नहीं, सोच लेना तुम लोग। ओके, करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम ऐसे कर सकते हो, ये तुम्हारी अप्रोच रहेगी, कोई गड़बड़ हो तो देख लेना। ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक और एग्जांपल इसका देख लो, एक डिस्क रोटेट कर रही है ω1 से, एक दूसरी डिस्क रोटेट कर रही है ω2 से, हमने दोनों को पास लाया और कांटेक्ट में पुट कर दिया, तो दो डिस्क घूमते घूमते एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, तो फास्ट डिस्क और स्लो डिस्क दोनों पे फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन टॉर्क लगाएगा, टॉर्क की वजह से उनकी स्पीड चेंज होगी, तो फास्ट वाली डिस्क स्लो होगी, स्लो वाली डिस्क फास्ट होगी। क्या इन दोनों के अलावा कोई थर्ड इन पे टॉर्क लगा रहा है, बोलो,
9। तो एक्सटर्नल टॉर्क क्या है 0, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। बताओ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। फाइनली दोनों साथ साथ रोटेट हो रहे हैं, I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो देख लेना। अगर लॉस की बात करें तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मान लो। क्या लॉस था उसमें, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। एनालॉजी यूज करके मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करो, ठीक है, स्पीड की जगह एंगुलर स्पीड पुट करो। ये क्वेश्चन देख लेना। अगेन नीचे लिंक्स में नोट्स मिल जाएंगे, काफी ज्यादा डिटेल में वहां पे पढ़ा रखा है, देख लेना। कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद वापस आइए रोलिंग मोशन में। रोलिंग मोशन, ओके करें। हाँ तो बच्चों इसमें देखो तुम्हारे पास क्या है, एक बॉडी है और ये बॉडी सिर्फ प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में है। तो इस पॉइंट की स्पीड v है, इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी v, इस पॉइंट की स्पीड v, इस पॉइंट की स्पीड v। सारे पॉइंट v स्पीड से मूव करेंगे। ट्रांसलेशन में सारे पॉइंट्स की स्पीड सेम होती है। जैसे एक कार चल रही है तो कार के जो आगे वाले पॉइंट की स्पीड है वही पीछे वाले पॉइंट की स्पीड होगी, वरना दोनों अलग अलग हो जाएंगे। पता चले डिक्की पीछे रह गई, ठीक है, इंजन खुद ज्यादा ही आगे निकल रहा है। किसी ने ऑल द बेस्ट मूवी देखी हो तो प्रेम भाई तेरी गाड़ी फाड़ के निकलेगी, नहीं देखी किसी ने? गाड़ी में इंजन लगा दिया उसने, नॉस ऑन कर दिया, इंजन ने फुल पावर दे दी, इंजन गाड़ी तोड़ के आगे निकल गया। अरे यार अजीब बच्चे हो। अच्छी मूवी है, देख सकते हो पेपर के बाद। वापस आओ। अब ये मेरे पास एक बॉडी है, ये बॉडी क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन में है अबाउट सेंटर ऑफ मास। हाँ तो बच्चों ऊपर पंखा चलता है, पंखे की स्पीड क्या है 0, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। पंखा चल नहीं रहा है, पंखा घूम रहा है। फिजिक्स में चलना इज ट्रांसलेशन, घूमना इज रोटेशन, ठीक है। तो अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो वो कहीं जाएगी नहीं। अगर पंखा सच में चल रहा होता तो वहां नहीं होता, चला जाता, वो हर दिन दूसरा लेके आना पड़ता, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी यहाँ पे 0, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। तो इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी, आई होप तुम्हें पता हो, स्पीड का फॉर्मूला ओमेगा आर होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? स्पीड के फॉर्मूले यहां ओमेगा आर है। अब एक चीज देखो, इसको इसके ऊपर ले आओ, ओके। मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया साइज का, बेटर, हाँ। इसको इसके ऊपर ले आओ तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, विच विल फॉर्म रोलिंग मोशन। आइए वापस, तो इन दोनों को ऐड कर दो और आपके पास ये एक सर्कुलर बॉडी है। इस पॉइंट की स्पीड VCM, इस पॉइंट की स्पीड VCM प्लस ओमेगा आर, इस पॉइंट की स्पीड आगे VCM नीचे ओमेगा आर, इस पॉइंट की स्पीड आगे VCM पीछे ओमेगा आर। आई होप मेरा पॉइंट समझ रहे हो। सो रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। दोनों मोशंस का ये सम है। अगेन अगर आप एनटीए का सिलेबस देखोगे तो उसमें रोलिंग मोशन लिखा नहीं है, तो बच्चे कहते हैं कि रोलिंग मोशन सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर ट्रांसलेशन और रोटेशन है तो उनको कंबाइन करके ही रोलिंग बनेगा, और रोलिंग के क्वेश्चन मैंने देख रखे हैं रिसेंट ईयर्स में। एग्जैक्ट खतरनाक लेवल के नहीं है बट हैं। करें स्टार्ट? आइए, तो यहां पे देखिए
हमारे पास प्योर रोलिंग है। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कह दे अ बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग या देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन फॉर रोलिंग, तो वो सारे प्योर रोलिंग के केस। एक होती है इम्प्योर रोलिंग, ज्यादा घूमे कम चले, ज्यादा चले कम घूमे। जैसे आपकी गाड़ी का टायर कीचड़ में फंस गया, आपने फुल स्पीड दे रखी है, टायर घूमे जा रहा है, छोटा मोटा आगे पीछे झटका मार रहा है, तो जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो स्लिप कर रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होना चाहिए। तुमने गाड़ी फुल स्पीड पर भगाई, ब्रेक मार दी है, ड्रिफ्टिंग कर रहे हो, तो वहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में नहीं। सो व्हाट इज प्योर रोलिंग? इट इज अ सिचुएशन इन विच पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is at rest relatively। जो पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है या किसी भी बॉडी को, किसी भी सरफेस को टच कर रहा है, उसकी स्पीड 0 होनी चाहिए। ठीक, देखिए ये हमारे पास ग्राउंड है, तो आई होप आपको याद हो इस पॉइंट की स्पीड क्या थी, आगे VCM, पीछे ओमेगा आर। अगर VCM ओमेगा आर इक्वल हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और स्पीड ऑफ दिस P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, विल बी 0। और जैसे ही ये सिचुएशन आ जाती है, द कंडीशन इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। ठीक है, तो रोलिंग के क्वेश्चन अगर आ भी गए तो प्योर रोलिंग से रिलेटेड आने चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं हुई, द सिचुएशन विल बी कॉल्ड इम्प्योर रोलिंग। कैन आई स्टार्ट? ओके, चेंज करूं? देखिए आपके पास क्या है, क्या है आपके पास? बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, नेवर माइंड, वापस आओ। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ mv²। यहां जो भी होता है वो सेंटर ऑफ मास। अगर आपसे मैं पूछूं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ I ω²। अगर मैं कंडीशन डाल दूं प्योर रोलिंग, तो हेल्प करो आप। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में हाफ I ω²। हाँ भाई, VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? VCM बाय आर। किसी को प्रॉब्लम? एनीवन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के, इंटीग्रेशन नहीं करना चाहता हूं, बताओ। mk²। ओके, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ? हाफ mv² इनटू k² बाय r²। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी को अगर मैं k² बाय r² से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट विल बी आवर रोटेशनल एनर्जी इन प्योर रोलिंग। अगर क्वेश्चन में प्योर रोलिंग बोला है तो ये। अब हेल्प करवाइए, मैंने आपसे कह दिया रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखूं? इट विल बी सम ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एनर्जीज। हेल्प करवाओ, क्या करें? ठीक, सो मैंने यहां कंडीशन दे दी, ये प्योर रोलिंग है। हाफ mv² ब्रैकेट में 1 प्लस k² बाय r²।
किया नोट बेटा, कर लिया क्या? लिख लिया? आई होप ये चीज याद रह जाए। अब एक एग्जांपल देख लो। आपके पास क्या है, ये एक सर्कुलर बॉडी है, बोर हो रही है वो, इसीलिए कोई नहीं बच्चे, एक मिनट, आज तो कंजक है ना शायद, कंजक है ना आज, और तुम लोग यहाँ आ गए, किसने बुलाया नहीं? हॉस्टल में आई थिंक नहीं होता, घर के आसपास बुला लेते हैं, वहां तो लोग जानते हैं। कोई नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, आइए वापस। ये मेरे पास एक सर्कुलर बॉडी है, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है, और मैंने यहाँ एक फोर्स लगा दी h डिस्टेंस पे, ठीक? तो क्या होगा बताओ एनीवन? मैं कंडीशन भी दे रहा हूं, ये क्या है, प्योर रोलिंग है। तो सबसे पहली बात, फ्रिक्शन आएगा, लेट जस्ट से इस साइड आ गया, ओके। अब बस एक हेल्प कर दो, इस पे नेट फोर्स m में लगाओ, तो आई होप सबको पता हो ये ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा, ओके। देखें, सबसे पहले आपके पास क्या है, आगे फोर्स पीछे फोर्स, तो नेट फोर्स m में, ओके, दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब ये सिस्टम रोलिंग में है, तो नेट फोर्स भी लगेगी, नेट टॉर्क भी लगेगी। इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स की टॉर्क कैसे, इस फोर्स की टॉर्क कैसे, ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड होंगे, दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज है, तो नेट टॉर्क आई अल्फा लगवाओ, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, r इज इक्वल टू, बोलो, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, m k स्क्वायर, अल्फा का फॉर्मूला a बाय r, यहां से r कॉमन लेके उस साइड भेज दो, तो क्या बचेगा, एफ एच बाय आर प्लस एफ इज इक्वल टू m a k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन सॉल्व कर दो, तुम्हारी बात बन जाएगी। तो जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हें इसी सेंस में लगाने पड़ेंगे, ओके। कोई प्रॉब्लम किसी को?